नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं लेकर उपस्थित हुआ वरिष्ठ अध्यापक के लिए, क्योंकि परीक्षा हो चुकी है 23 जून को व्याख्याता वालों की, और वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले साथी भी परीक्षाएं दे चुके हैं और अब काफ़ी समय हो गया है, आप तैयार हो गए होंगे नए सिरे से तैयारी करने के लिए, और बहुत से विद्यार्थी लग भी गए होंगे उसी दिन से, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए 75 दिन की जो है एक रणनीति लेकर उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है ना। कितने दिन की? 75 डेज की एक रणनीति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रणनीति जो है वो ऐसे नहीं है कि मैं आपको कोई स्पेशल कुछ अलग से बताने वाला हूँ, मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरह से आप किस बिंदु पर कितना समय दे सकते हैं। विशेष रूप से ये जो वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की तैयारी करने वाले हैं, वैसे तो सभी विद्यार्थियों के लिए है ये योजना जो है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष रूप से है, क्योंकि उनकी जो तथ्यात्मक जो पाठ्यक्रम है उसको मैंने बिंदुओं में बांट कर उस पर किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, किसको कितना समय दिया जा सकता है, इस पर अपने आज विस्तार से बात करेंगे, ठीक है ना। ये एक टेस्ट सीरीज है, वरिष्ठ अध्यापक टेस्ट सीरीज, 200 वीडियो केवल 99 रुपीज़ में, ठीक है। कहने से तात्पर्य कि 1 घंटे की क्लास आपको सिर्फ 50 पैसे में मिलने वाली है, और ये अपनी पुस्तक है, इसमें सारा सारांश दिया हुआ है, और 8000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और कम से कम 4000 मैं करवा दूंगा, आपको 12000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। इसमें प्रत्येक वीडियो को विस्तार से बताया गया है, ठीक है ना। 75 दिन की जो रणनीति है वो किस तरह से है, ठीक है ना। ये मैंने एक बार नॉर्मल रखा है, अभी आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 10 घंटे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक योजना रखी गई है कि मिनिमम आपको 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। मेरे अंदाजे से मिनिमम बता रहा हूँ 10 घंटे तो हो, तो अब 15 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम आपके 10 घंटे होने चाहिए। अब 10 घंटों में से आपको 6 घंटे विषय को देने हैं और 4 घंटे प्रथम प्रश्न पत्र को। कहने का मतलब यह है कि 6 घंटे द्वितीय प्रश्न पत्र को या विषय को, और जो 4 घंटे है वो सामान्य अध्ययन को देने हैं। आप किसी भी विषय के विद्यार्थी क्यों न रहे, 6 घंटे और 4 घंटे, बाकी थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे आप अपने रेशो लगभग यही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थियों को अगर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार कर लिया है तो वो थोड़ा बहुत चाहे तो इसको दे सकते हैं सामान्य अध्ययन को, वरना ज़्यादा मत्थापच्ची करने की जरूरत नहीं होती सामान्य अध्ययन में, उसमें नंबर उतने ही बढ़ते हैं। और रही बात इसकी, तो इसकी भी एक अलग बात रहती है, इसके अंदर आगे बढ़ोगे तो ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। फिर भी अगर किसी का विषय अच्छा है तो वो जीके में 4.5 घंटे कर सकता है, और अगर किसी का जीके अच्छा है तो वो इधर 6.5 घंटे उधर 3.5 घंटे भी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नॉर्मल जो रहेगा वो यही रहेगा कि 6 घंटे और 4 घंटे आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें भी आप कैसे पढ़ेंगे और किस में से क्या क्या आता है ये भी बताऊंगा, और किसको कैसे पढ़ना है और किस तरीके से पढ़े कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाए, मतलब समय कम, क्योंकि अभी 75 दिन बचे हैं। इन 75 दिन में मैं ऐसा आइडिया बताऊंगा कि जिससे आपका कोर्स 3 बार हो जाएगा। अब तक जो किया है आपने वो अलग बात है, लेकिन अब आगे से आपका 3 बार आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा मैं कोई मतलब अपनी तरफ से एक रणनीति लेकर आया हूँ, आप उस पर चलेंगे तो हो ही जाएगा। व्याकरण, अब हिंदी की बात करते हैं, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की बात करते हैं, तो उसमें व्याकरण जो है वो 44 से 50 नंबर की है, क्योंकि पढ़ने से पहले आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि कहां से कितने प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। काव्य शास्त्र जो है 8 से 10 प्रश्न आने वाले हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास से 35 से 40, भाषा और लिपि से 5 प्रश्न, सहायक पुस्तकों से 25 से 30 प्रश्न, जो कबीर ग्रंथावली है, बर्मर गीत सार है, बिहारी रत्नाकर है, और कमायनी है, कहानियां हैं, उन सब से। अपठित गद्यांश 5 नंबर, शिक्षण विधियां 20 नंबर, कुल 150 प्रश्न रहेंगे और 300 अंक रहेंगे, ठीक है ना। 150 प्रश्न 300 अंक। कहने से तात्पर्य है कि व्याकरण, ठीक है ना, 90 से 100 के बीच में आने वाली है, और साहित्य जो है वो 70 से 80 के बीच में आने वाला है। ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और सहायक पुस्तकें जो है ये 50 से 60 के बीच में अंक जो है, ठीक है ना। बाकी ये प्रश्न दे रखे हैं मैंने, प्रश्नों के हिसाब से आप अंक लगा लोगे, 150 प्रश्न 300 अंक। राजस्थान अध्ययन की मतलब जीके की बात करते हैं तो राजस्थान अध्ययन जो है उसके 40 प्रश्न आएंगे, और भारत एवं विश्व के 30 प्रश्न, करंट जीके के 10 प्रश्न, मनोविज्ञान के 20 प्रश्न, कुल 100 प्रश्न आएंगे, 200 अंक है। कुल कितने अंक का हो गया? 500 अंक का जो है ये पेपर
रहने वाला है। कितने अंक का? 500 अंक का ये पेपर रहने वाला है। एक बात, अब पाठ्यक्रम को पूर्ण कैसे करना है? पाठ्यक्रम को आपको 45 दिन या 60 दिन में पूरा करना है। जिन विद्यार्थियों की ठीक तैयारी है उनको 45 दिन के अंदर किसी भी तरह से कवर करना है, ठीक है ना। वो आपने देखना है कि आपने कवर कैसे करना है। अगर 10 घंटे पढ़ने वाले हो तो 10 को 20 कर दो भैया, ठीक है ना, लेकिन 45 दिन में कवर करना है। और बिल्कुल ही नहीं है, पार नहीं पड़ रही है, तो फिर भैया 60 दिन में कर सकते हो, लेकिन 45 दिन करते हो तो आपकी क्या स्थिति रहेगी, ठीक है ना। कम से कम 60 दिन में तो आपको करना ही होगा, क्योंकि 60 दिन में अगर नहीं किया आपने तो पीछे बचे हुए 15 दिन ही बचेंगे, और 15 दिन आपको कम से कम रिवाइज करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इसलिए आपको रिवाइज करने के लिए 15 दिन चाहिए, इसलिए 60 दिन में तो आपको कवर करना ही होगा। 60 दिन से ऊपर जाएंगे तो समस्या क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। कम कर दो लेकिन कवर जरूर करना है, ठीक है ना। कम का मतलब है कि ज्यादा मत पढ़ो ना। उसके बाद जिनका 45 दिन में कोर्स खत्म होता है उनके लिए 45 दिन में, पहले 45 दिन में, फिर 20 दिन में रिवाइज करना है और 5 दिन में दूसरी बार रिवाइज करना है। कहने का मतलब 75 दिन में आप 3 बार कोर्स कर सकते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी थे तो कह दियो करनो मन पड़ा है, मारो जी जाना किया हुआ है। तो देखो बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिनको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं कहूँ कि पेपर के अंदर शांत रहना भैया, शांत रहना, तो मेरा काम तो यही है ना कि शांत रहना। अब आप कहो कि गुरुजी शांत किया रही जे कोने नहीं, टेंशन हो जाए। अब टेंशन हो जाए तो बिंगो कई इलाज है, ठीक है ना। टेंशन हो जाए तो फिर नुकसान होगा गोबिंगो। अगर टेंशन होती है तो उसका नुकसान होगा ना। कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो की जाएगी ना। अब कहने को तो कोई कह दे भी फॉर्म कितने भरे जाते हैं। अब सेकंड ग्रेड के अंदर 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है ना। 11 लाख फॉर्म भरे गए हैं। पोस्ट है वो अगर अनुसूचित जाति वाला क्षेत्र वाला निकाल दिया जाए तो 1700 1750 पोस्टें हैं। अब 11 लाख में से 1700 का होने वाला है, बाकी क्या कहें। तो कोई कहने वाले तो ये भी कहते हैं गुरुजी कोई फायदा को नहीं, के कराइए तैयारी करके, इतना फॉर्म भरी जाए 11 लाख, अभी अंदर के फर्क पड़ा, कोई हुआ तो है कोई नहीं। तो वे भी सही है, फिर बंग सागर जो क्यों तैयारी करो भैया, ठीक है ना। और जो तैयारी जिन्होंने सिलेक्शन करवाना है वो तो चाहे एक पोस्ट ही हो तो भी वो फॉर्म भरता है, तैयारी करता है उसको। अभी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर में पेपर है, नाम मात्र की पोस्टें हैं, ठीक है ना। अगर कैटेगरी वाइज निकाले तो एक पोस्ट भी नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों ने रात दिन एक कर रखे हैं। उनको विश्वास है कि हम किसी न किसी तरह से हम बात बना लेंगे, और उनको ये पता है कि 1-आधा% कहीं रह भी गए तो नेक्स्ट टाइम हमारा श्योर हो जाएगा। और अभी अगर हार मान कर बैठ गए तो फिर नेक्स्ट टाइम 1-आधे नंबर से रह जाएंगे, नेक्स्ट टाइम भी नहीं होगा। तो कहने से तात्पर्य है कि जंग तो आपको लड़नी होगी। अब 45 दिन में कोर्स आपको खत्म करना ही होगा। ये आपने देखना है कि कोर्स को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, कितना करना है। कुछ चीजें मैं आगे बता दूंगा कोर्स को कैसे व्यवस्थित करना है हिंदी वालों के लिए, तो कि कोर्स को कैसे व्यवस्थित करें कि आपका 45 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर 20 दिन में रिवाइज हो जाएगा, और 5 दिन में एक बार फिर जाने से पहले आप फट्टे चक्के चले जाओगे, ठीक है। तो ये 3 बार हो जाएगा। 75 दिन में 3 बार पढ़ लोगे। ये आपने देखना है कि किस बिंदु को कितना समय देना है। अब समय की रही बात, मैंने विषय को बता दिए 6 घंटे और जीके को बता दिए 4 घंटे। अब उनमें से आपने कितना समय देना है किस किस बिंदु को, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने पहले कितना पढ़ा हुआ है, किस पर आपकी पकड़ है, ये आपने ध्यान देना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी पकड़, आपका ज्ञान के अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि कितने नंबर का है, ठीक है ना। रोजाना जीके व विषय के 2-3 बिंदु करने हैं। रोजाना जीके के व विषय के 2-3 बिंदुओं को साथ लेकर आपने चलना है। ऐसा नहीं कि एक बिंदु के पीछे पड़ जाओ लगातार। सबसे जरूरी बातें क्या है? सबसे जरूरी क्या है? साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप अब नोट्स बनाने बैठ जाओ, तो अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। शॉर्ट नोट्स से तात्पर्य यह है कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आप विस्तार से पढ़ रहे हो, तो जो आपको एक्स्ट्रा बातें लग रही है उसके लिए आप 2 रजिस्टर लगाओ। एक जीके का लगाओ और एक लगाओ आप विषय का। अब विषय का रजिस्टर है, उसमें जो भी बिंदु आप पढ़ रहे हो उस बिंदु से संबंधित आपको लगता है कि ये तथ्यात्मक जानकारी है और ये याद नहीं होगी, ठीक है ना, ये याद नहीं हो रही है, उसको उस रजिस्टर में लिख लो और जाते हुए उसको रीडिंग मार के जाना बस। और रजिस्टर ऐसे होने चाहिए कि ऐसे नहीं कि बहुत सारा लिख लो, बहुत सारा नहीं, नाम मात्र की सामग्री लिखनी है कि आप उस रजिस्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में रिवाइज कर दो। ज्यादा से ज्यादा, पहली बात तो घंटे में ही, नहीं तो 2 घंटे में एक बार उसको पढ़ दो सरसरी निगाह से। क्योंकि कुछ तथ्यात्मक जानकारी ऐसी होती है कि जाते हुए अगर एक बार देख गए या 2 दिन 3 दिन पहले अगर एक बार देख लिया
तो फिर नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। एक बार देखना ही है, ऐसे पेज पलट के याद रह जाती है। तो वो चीज़ें आपने उस पर लिखनी है। और प्रत्येक बिंदु को आपने क्या करना है कि प्रत्येक बिंदु के बाद 1 या 2 पेज छोड़ दें, ज़्यादा नहीं तो 1 पेज छोड़ दे, नहीं तो 2 पेज छोड़ दे। रजिस्टर बहुत बड़ा होता है, अब शॉर्ट नोट्स इतने नहीं बनेंगे कि आपका रजिस्टर बढ़ जाए, तो 2 पेज छोड़ दें। उसका फायदा ये होगा कि पहली बात तो फिर कोई तथ्यात्मक जानकारी आपको मिलेगी तो आप उसमें नोट कर सकते हैं, और दूसरा ये फायदा होगा कि चल वो नेगेटिव बात है वो करेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि आपको यही फायदा होने वाला है कि आप अच्छे से जाते हुए, और ये जो रजिस्टर रहेंगे ये आपके रामबाण साबित होंगे, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर ले सभी किताबें जाते हुए रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन इन रजिस्टरों को आप उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। और परीक्षा में जाने से पहले या एक रात पहले, जाते वक्त तो इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, लेकिन एक रात पहले आप उसको रात को एक बार 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग मार के सो सकते हैं स्पीडली। अब जैसे हिंदी की बात करें, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की बात करें, तो इसमें क्या है, साहित्य है। अब साहित्य में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, काल का प्रत्येक काल, जैसे आदिकाल है, भक्ति काल के अंदर संत काव्य है, सूफी काव्य है, राम भक्ति है, कृष्ण काव्य है, रीति काव्य है। रीति काव्य में भी आप रीतिबद्ध ले लो, रीति सिद्ध ले लो, रीति मुक्त ले लो। उधर आधुनिक काल के अंदर भारतेंदु काल आ गया, द्विवेदी युग आ गया, छायावाद आ गया, प्रगतिवाद आ गया, प्रयोगवाद आ गया, नई कविता आ गया। गद्य विधाओं के अंदर नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, ये हो गए, ठीक है ना। तो इनको अलग अलग आप लो, और इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु, कहने का मतलब काल के अंदर क्या आया, काल में जैसे आदिकाल आ गया, ठीक है, आदिकाल आया, तो आदिकाल में कितने के रचनाकार है, नाम मात्र के तो रचनाकार है भी, कितने के रचनाकार है, नाम मात्र के रचनाकार है, और उनकी नाम मात्र रचनाएं हैं, उसको एक ही पेज पर लिख लो। और ये काम मैं करवाऊंगा आपको, गारंटी लेता हूं, हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास की गारंटी लेता हूं। ये लो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिंदी वाले विद्यार्थी, पूरे की पूरी गारंटी लेता हूं कि पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है नाम मात्र के पेजों पर आपको करवा दूंगा। तथ्यात्मक जानकारी तुझसे बाहर नहीं जाएगी। एक पेज पर ये लिखो, फिर आदिकाल में कितनी की जब बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें जो है। अब वो जो कथन वाले क्वेश्चन है ना, वो तो आप एक रीडिंग मारोगे उसके अंदर हो गए तो हो गए, नहीं तो उनका कोई अंत नहीं है। जैसे अब की बार व्याख्याता में दिए थे ऐसे क्वेश्चन दिए कथन वाले जिनका कोई मतलब नहीं है, बच्चा उनको पढ़ ही नहीं सकता, और पढ़ेगा तो भी उनको याद नहीं रखेगा। मतलब कथन जो थे बिल्कुल, मतलब उनका कोई स्तर ही नहीं है भी। कथन का मतलब ये होता है कि कोई स्पेशल बात कही गई हो जो वास्तव में बच्चा महसूस करे, उसका कोई हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष योगदान हो, ऐसा कोई कथन, ठीक है ना। ऐसे ही बस ऐसे ही कुछ कह रहा है, ऐसे ही लिख दिया, ऐसे कथन आए थे। तो कथनों का तो कोई अंत है ही नहीं। और वैसे भी वरिष्ठ अध्यापक में इतने बड़े इतने ज़्यादा कथन आने वाले नहीं है, पेपर जो है हिसाब का ही रहने वाला। व्याकरण हो सकता है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन साहित्य इतना कठिन नहीं आने वाला। हालांकि व्याख्याता में भी इतना कठिन नहीं आता, कुछ प्रश्नों को कथनों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। तो आदिकाल को एक पेज पे करो, और उनके बारे में नाम मात्र की जो जानकारी, जैसे गोरखनाथ की रचनाएं है, गोरखनाथ की वाणी के बारे में, पहला सरपा कौन है, पहला सिद्ध कौन है, और शुक्ल ने किन किन को सिद्ध और माना है, नाथों की संख्या कितनी है, उनकी कौन कौन सी रचनाएं, गोरखनाथ की रचनाएं किस किस ने कितनी कितनी मानी है, वो किस किस जाति के थे, ये सारी चीज़ें मैं एक ही पेज पर आपको करवा दूंगा, ठीक है ना, सारा का सारा। तो इसी प्रकार भक्ति काल में आ जाते तो संत काव्य कितने के संत, 10 से ज़्यादा संत नहीं है, वो इतनी उनकी नाम मात्र की रचनाएं हैं। सूफी काव्य कितने हैं, 15, 20, 30, इससे ज़्यादा क्या है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब नाम मात्र के जो 2-2, 3-3 पेज से ज़्यादा के नहीं है, और वो बाद में रिवाइज करने, ये शॉर्ट नोट्स टाइप साथ में आप बनाते जाए। और शॉर्ट नोट्स का तरीका ये है कि कहीं मिल जाए तो उनको कॉपी करके रजिस्टर में चिपका दो, और नहीं तो उनको सीधा पिन करके उनको पास में रख लो, ऊपर लिख दो शॉर्ट नोट्स, तो वो आपके काम आएंगे। व्याकरण, इनमें क्या करना है, साहित्य में काल को लिया, उस प्रत्येक काल को उठाओ और उस काल के रचनाकार, जैसे आदिकाल है तो आदिकाल का रचनाकार, उसकी रचनाएं, महत्वपूर्ण कथन और तथ्य, इस चीज को लिख लो। ये 2 या 3 पेज से ज्यादा का नहीं है। व्याकरण में जो भी बिंदु है, जैसे संज्ञा है तो संज्ञा के भेद आपको याद होने चाहिए, और उन भेदों की विशेषताएं, भेद, उपभेद, नियम और कुछ विशेष तथ्य एवं उदाहरण। जैसे कहने का मतलब संधि की बात करूं तो संधि मैं एक पेज पर करवा दूंगा, उनके नियम भी करवा दूंगा, और उनके जो उदाहरण है वो भी करवा दिए जाएंगे, एक एक उदाहरण। जैसे कोई भी है, अगर आप संधि की बात करते हो तो संधि के जो 3 भेद होते हैं, तीनों भेदों की परिभाषाएं आप लिख लो छोटी छोटी, और उसके बाद उनके उपभेद लिख लो एक ही पेज पर, और उपभेदों की जो छोटी बड़ी परिभाषा या नियम है उनको सीधा कह ख गया जो जिससे मिलकर जो बनता है वो चीजें लिख लो, और एक एक उदाहरण लिख लो, याद रहेगा बस। काव्य शास्त्र में भेद, अब भेद से तात्पर्य काव्य शास्त्र, जैसे काव्य हेतु है तो काव्य हेतु की परिभाषाएं वगैरह किसने क्या कहा उसकी बजाय सिर्फ काव्य हेतु लिख लो, किसने कौन कौन से काव्य हेतु माने, एक ही पेज में आ जाएंगे।
उपभेद लिख दो, नियम लिख दो, कुछ विशेष तथ्य और उदाहरण लिख दो प्रत्येक चीज के। कहने का मतलब काव्य हेतु है तो काव्य हेतु के भेद, उसके उपभेद, कुछ नियम जो विशेष है, अलग से 4-5 बातें जो होती हैं, कुछ विशेष तथ्य जो होते हैं और कुछ उदाहरण जो होते हैं विशेष, वो लिख दो बस। अलंकार है तो अलंकारों के अंदर यही आप कर सकते हो। उसके बाद छंद है तो छंद में भी यही कर सकते हो, कुछ विशेष नियम और उनके जो उपभेद है वो। रचनाएं, रचनाओं के अंदर संपादक का नाम आपको पता होना चाहिए, संपादक का परिचय होना चाहिए, लेखक परिचय होना चाहिए, संपादक परिचय आपको पता होना चाहिए, उसकी भूमिका है वो जरूर पढ़े, और उसके अलावा विशेष कथन व सारांश। उस जैसे कबीर ग्रंथावली है तो कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास है। श्याम सुंदर दास का परिचय आपको पता होना चाहिए सर श्रीनिगाह में। कबीर का परिचय आपको पता होना चाहिए सर श्रीनिगाह में। कबीर आपको वैसे ही पता होना चाहिए तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कबीर ग्रंथावली है तो उसके अंदर कबीर का तो आपको वैसे ही याद करना है, तो कोई समस्या नया कुछ नहीं है। सिर्फ आपको किसको याद करना है? अलग का याद करना है तो श्याम सुंदर दास को याद करना है। उधर हम बात करें कि बिहारी रत्नाकर है तो बिहारी रत्नाकर के अंदर बिहारी को भी आपको याद ही करते हो, और जगन्नाथ दास रत्नाकर को भी आपको याद करना होता है, तो इसमें कुछ स्पेशल याद करना नहीं है। तो कवि परिचय और संपादक परिचय, और एक जो वो मूल पुस्तक लिखी गई है, संपादन की गई, उसकी भूमिका किसने लिखी है, उस भूमिका में विशेष बातें क्या है। क्योंकि मैंने कुरुक्षेत्र की भूमिका पढ़ी थी, बिहारी रत्नाकर की भूमिका पढ़ी है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भूमिकाओं में से। तो इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ने की बजाय भूमिकाएं पढ़ो ना। फिर उनका सारांश आपको पता होना चाहिए, और कुछ विशेष बातें जो वो आपको पता होनी चाहिए कि कुछ अलग सी लग रही है या कुछ विशेष कथन है। सारे कथन याद नहीं करें, वो चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हो, ठीक है ना। शिक्षण विधियों की बात करें तो नाम है, शिक्षण विधियों के नाम कौन कौन से नाम है, उनके प्रवर्तक कौन है और उनके नियम क्या है, छोटे बड़े, बड़ा विस्तार से नहीं, नाम मात्र का। सामान्य अध्ययन में आप तथ्यात्मक जानकारी प्रत्येक बिंदु की लिख सकते हो, जो भी तथ्यात्मक जानकारी है। शॉर्ट नोट्स को ज़्यादा सजाएं नहीं, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाएं। अलग से रजिस्टर लगा लें, 2 रजिस्टर लगा लें, एक जीके का एक उसका, ठीक है ना। अपने चैनल पर सभी क्लास उपलब्ध है। ये भी बता दूं कि व्याकरण की सभी क्लासों के वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध है, सभी क्लासों के वीडियो, वरिष्ठ अध्यापक के लगभग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के व्याख्या सहित, साहित्य, रचनाएं, व्याकरण, काव्य शास्त्र, ये 3 चीजें, 4 होगी क्या। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ठीक है ना, क्योंकि चैनल तो आपको पता ही है, नाम जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और वीडियो नहीं देख रहे हो मतलब नहीं है। साहित्य, रचनाएं, व्याकरण, काव्य शास्त्र, इन सभी के शॉर्ट नोट्स जो है मैं बनवाकर और यहीं पर करवा दूंगा, और आपको उसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं, और 100% चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, ये तय है। ये 8000 अपनी पुस्तक है, इसमें सभी बिंदुओं के वस्तुनिष्ठ 8000 प्रश्न हैं, और उसके लिए अलावा सारांश दिया गया है। और इस पुस्तक में 8000 है, और कम से कम 4000 प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा, 12000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको यहाँ करवा दिए जाएंगे, ठीक है। एक बात, उसके अलावा मैं जल्दी एक टेस्ट सीरीज भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है, जो निःशुल्क रहेगी, और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी पूरा पाठ्यक्रम उसमें करवाया जाए, ताकि आपको कम से कम 2 या 3 बार पाठ्यक्रम आपका टेस्टों के माध्यम से हो जाए। और उधर जो है अपनी ये किताब है, इस किताब को लाते वक्त आपको मैं फिर बता दूं कि आपने किताब को लाते वक्त अच्छे से देख के फिर ही लेके, ऐसे नहीं कि आप ऐसे उठा लो, आपको पसंद लगे, आपको लगे कि जिस तरीके का आपको मैटर चाहिए उसी तरीके का मैटर है, ठीक है ना, शुरू से लेकर अंत तक। हाँ, इस किताब का ये फायदा रहेगा कि ये किताब लगभग मैं यहाँ पर आपको व्याख्या सहित पढ़ाने वाला हूँ। मेरे जो वीडियो मिलेंगे उनमें लगभग ये क्लास करवा रखी है, और यहाँ भी। और ये एक ऑफर है, सिर्फ 1 जुलाई तक है, आपको बता दूं। आपको यहाँ 200 वीडियो मिलेंगे, कम से कम 200 वीडियो पक्के हैं। वर्तमान में आप जाकर देखोगे तो 125 या 150 वीडियो तो अभी उपलब्ध है। जो बचे हुए बिंदु है उनके वीडियो भी डाल दी जाएंगे, कम से कम 200 वीडियो हो तो इससे ज़्यादा ही, ठीक है। 200 वीडियो आपको ऐप पर सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलने वाले हैं, केवल 1 जुलाई तक, ठीक है ना, केवल 1 जुलाई तक ये मिलने वाले हैं। तो आप जल्दी जल्दी जाके इसे ले सकते हैं, और उससे पहले आप YouTube पर सर्च मारें और उस पर देखें कि किस प्रकार से गुरुजी पढ़ा रहे हैं। जैसे कबीर ग्रंथावली आप देखो, कुरुक्षेत्र आप देखो, बिहारी रत्नाकर की वीडियो आप देखो, श्रद्धा की आप वीडियो देखो, ठीक है ना, ये वीडियो देखो आप, बालकांड की वीडियो देखो, कविता, सॉरी ये तो नहीं है, ठीक है ना, जो कहानियाँ हैं उनकी वीडियो देखो, और देखने के बाद आपको लगे कि हाँ सर ठीक पढ़ा रहे हैं, तो आप ये टेस्ट सीरीज खरीदो। क्योंकि 99 रुपीज़ भी मैं नहीं चाहता कि आपका जो लेवल है वो अलग है, या मेरे से ट्यूनिंग आपकी नहीं मिलती है तो आपके 99 रुपीज़ भी खराब जाए। और एक सबसे बड़ी घोषणा ये है कि जो 63,771 नंबर है, उस पर जिन्होंने व्याख्याता का कोर्स ले रखा था, जिन साथियों ने व्याख्याता का कोर्स ले रखा था, वो 63,771
24,802 पर कॉल करें, मैसेज कर दे वहाँ पर कि हमने ले रखा है। जो भी उनका, जैसे मुझे भी पता है, तो जल्दी ही उनको वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स जो है वो निःशुल्क दे दिया जाएगा। हालांकि वरिष्ठ अध्यापक के कोर्स पर भी अभी चल रहा है, ये देखिए ऑफर चल रहा है, सिर्फ 99 रुपीज़ में है वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स। लेकिन ये कोर्स जिन्होंने पहले व्याख्याता का कोर्स ले रखा है उनको निःशुल्क दे दिया जाएगा। और अब जो वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स लेंगे उनके लिए मैं एक विशेष ऑफर रख रहा हूँ, वो ये है कि वो ये कोर्स उनका चलता ही रहेगा, मैं उनका हटाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। 2 भर्ती के लिए कम से कम मैं ये कोर्स नहीं हटाऊंगा, 2 भर्तियों तक वो इसका यूज कर सकते हैं। और आगे चलकर हो सकता है कि व्याख्याता की परीक्षा पहले आ जाए तो इन वरिष्ठ अध्यापक वालों को मैं व्याख्याता का कोर्स भी फ्री दे सकता हूं। जैसे व्याख्याता वाले कोर्स वालों को वरिष्ठ अध्यापक का कोर्स दिया जा रहा है, वैसे वरिष्ठ अध्यापक वालों को व्याख्याता का कोर्स भी दिया जा सकता है। क्योंकि मेरा यहाँ उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं है, ये तो जो कर्मचारी अंदर लगे होते हैं उनके लिए है, बाकी कोशिश यही है। और ये और भी सस्ता होता जाएगा। 99 रुपीज़ टेस्ट सीरीज है, ये जरूर खरीद लेना। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।